हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। वो कितने हैं? तो 18 हैं। 18 के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, और हम लोग समझेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत का एक पहले भारत का मानचित्र बना के उस पर 18 बायोस्फीयर रिजर्व को दर्शाएंगे, और उसके पहले हम लोग जान लेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोग बताना अगर चाहे जानना चाहें तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग ये इसको देखिए, यूनेस्को एक विश्व में एक हमारी संस्था बनाई गई है यूनेस्को। ये 1971 में बनाई गई थी। इसके द्वारा क्या होता है कि इसके द्वारा जो हमारे जंगल होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए, जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, तो उनको संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है कि उसको एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करके, और उसमें ये हम लोग सुरक्षा कर्मी लगा के उसकी संरक्षण करते हैं उसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें तीन क्षेत्र को इसमें ये जो होता है हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको हम लोग तीन क्षेत्रों में बांटते हैं। जो हमारा अंदर वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर यानी केंद्रीय क्षेत्र, और केंद्रीय क्षेत्र के बाहर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं बफर क्षेत्र, और बफर क्षेत्र के जो बाहर वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बताते हैं हम लोग को बोर्ड पे देखिए। तो हमारा ये मान लीजिए पूरा ये हमारा बड़ा वाला हो गया क्या, जैव मंडल पूरा हो गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगर इसको हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र लिखते हैं तो देखिए इसको क्या करेंगे कि संरक्षण इसका जो होगा वो तीन क्रम में होगा। कौन से क्रम में होगा? तो जो हमारा ये अंदर वाला भाग होगा इसको हम लोग बोलेंगे कोर। कोर यानी केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग यानी हम यहाँ पे लिखते हैं कोर। ठीक है, ये हमारा हो गया कोर क्षेत्र। और इसके बाहर वाला जो भाग होगा इसका एक हम और बाहर में ऐसे बनाएंगे, तो ये वाला जो हमारा क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा बफर क्षेत्र होगा, बफर क्षेत्र। ठीक है, बफर क्षेत्र। और इसके बाहर वाला जो भाग हमारा ये वाला बचता है तीसरा नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र। इनकी अलग अलग अपनी अपनी विशेषता होती है। क्या होती है कि जो कोर क्षेत्र होता है, ये कोर क्षेत्र इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा। ये पूरा एरिया जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे आप लोग राष्ट्रीय उद्यान पढ़े तो राष्ट्रीय उद्यान इसमें दो तीन राष्ट्रीय उद्यानों को मिलाकर और कई झील को, कई तालाब को, इसमें कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में हम लोग इसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं। इसमें हम लोग समुद्री क्षेत्र को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें हम लोग गैर समुद्री क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्थल पे जो हमारा ये तालाब है, झील है, या हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये ढेर सारे ये जलीय कोई तालाब हो गया, झील हो गया, या हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान आ सकता है और एक से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आ सकता है। उसी में हम लोग नदी को भी शामिल कर सकते हैं, बताया ना आप लोगों को कि जलीय पारितंत्र को भी शामिल कर सकते हैं और स्थलीय पारितंत्र को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारा बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो बड़े क्षेत्र में हमारा अंदर वाला भाग हो गया कोर। तो कोर की क्या विशेषता होती है कि कोर की विशेषता होती है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं हो सकती है। यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? तो यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, इसका इस पे यहाँ पे अगर हम लोग को शोध करना है, कोई शोध करना है तो यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। कोई किसी जीव पे शोध करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं। शिक्षा के लिए भी यहाँ पे जाया जा सकता है। ठीक है, किसी चीज की जानकारी प्राप्त करनी है तो इस क्षेत्र में जाने की अनुमति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षा और अनुसंधान। ठीक है, शिक्षा प्लस अनुसंधान। अनुसंधान शोध होता है ना, तो ये हमारा हो गया शिक्षा प्लस अनुसंधान। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आते हैं बफर क्षेत्र में। बफर क्षेत्र में क्या होता है कि बफर क्षेत्र में भी हम लोग शिक्षा के लिए जा सकते हैं, अनुसंधान के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कभी कभी मनोरंजन के लिए भी लोगों को ले जाया जाता है, सफारी कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, मनोरंजन। मनोरंजन। ठीक है, तो ये हमारा इसमें मनोरंजन शामिल हो जाएगा। और शिक्षा और अनुसंधान यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे तो हो ही सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो ये हमारा बफर क्षेत्र में मनोरंजन के लिए भी आदमियों को ले जाया जाता है। वहां पे आप लोगों को ले जाएगा, लेकिन वहां पे सुरक्षित आप लोगों को ले जाएगा और सुरक्षित लाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे लोग जाते हैं शिकार भी करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ इस पूरे क्षेत्र में शिकार करना मना है। किसी जानवर को आप मार नहीं सकते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधों को काट नहीं सकते हैं आप, इसलिए इसको आरक्षित किया गया है। ठीक है, और ये जो हमारा संक्रमण क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है कि संक्रमण क्षेत्र में यहाँ पे हम लोग ये शिक्षा के लिए जा सकते हैं,
अनुसंधान के लिए जा सकते हैं, मनोरंजन के लिए जा सकते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है जो वहां की स्थानीय प्रजाति होती है, वहां की स्थानीय जनजाति होती है, जो स्थानिक लोग होते हैं, उनके लिए ये क्षेत्र जो होता है वो मतलब इसमें वो लोग आ जा सकते हैं। इसके अंदर वो लोग नहीं जा सकते। यहाँ पे वो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए सक्षम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अगर मान लीजिए खेती करनी है तो खेती कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों को यहाँ से उन लोगों को लकड़ी चाहिए, वो लोग मतलब जानते हो जो स्थानीय लोग होते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है कि वो लोग मतलब जो खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ से ले जा सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे स्थानिक लोग एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कोर क्षेत्र हमारा है और बफर क्षेत्र है वहां पे नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग लिखते हैं स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए होता है, ठीक है, स्थानीय लोगों के लिए, इसको स्थानीय लोगों के लिए चालू रखते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मानचित्र। इसमें देखिए हमारा क्या हो गया, कोर क्षेत्र अंदर वाला भाग, उसके बाहर वाला बफर क्षेत्र, उसके बाहर वाला संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। अगर ये आप लोग लिखना चाहें कि कोर क्षेत्र क्या होता है, तो कोर क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान का कार्य संपन्न कराया जाता है, और बफर क्षेत्र में शिक्षा अनुसंधान के साथ साथ मनोरंजन भी किया जा सकता है, और संक्रमण क्षेत्र में शिक्षा भी दिया जा सकता है, शिक्षा के लिए भी कार्य किया जा सकता है, अनुसंधान के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी, और यहाँ के स्थानिक लोग भी वहां पे आ जाके अपनी कोई भी एक्टिविटी वाली मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का फिगर, यानी कि मतलब स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लिए। फिर हम लोग अब देखते हैं कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसको आप लोग लिख लीजिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए ये हमारे पास भारत में कितने हैं सॉरी, ये हमारे यहाँ भारत में 18, कितने हैं 18, ठीक है। तो हम 18 के बारे में जानेंगे कि कौन सबसे पहले स्थापित किया गया था, कौन सबसे बाद में स्थापित किया गया, मतलब जो नवीनतम है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय ये बड़ा सबसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि 18 कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो पहले एक हम भारत का मानचित्र बना लेते हैं, उसके बारे में बताएंगे, फिर आपको नाम एक एक करके बताते चलेंगे, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे एक भारत का मानचित्र बनाते हैं, ये मान लीजिए हमारा हो गया। तो इसको हम लोग बना देते हैं भारत का मानचित्र, फिर आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा मान लीजिए भारत वाला, आप लोग ऐसे समझिएगा ना, ये मान लीजिए हमारा भारत का मानचित्र हो गया, ठीक है। तो भारत के मानचित्र में हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके दर्शा देंगे। देखिए हम लोग नीचे से चालू करते हैं और ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ से चालू करेंगे, इधर आएंगे, फिर इधर का सबका बताएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे एक पड़ता है, ये जो हमारा तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ठीक है। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हमारा पड़ेगा एक, यहाँ पे पड़ता है हमारा शेषाचलम, ठीक है। यहाँ पे हमारा पड़ता है एक, देखिए यहाँ पे हमारा पड़ेगा अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई, और ये शेषाचलम जो भी आप लोगों को बोले वो हमारा यहाँ पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा शेषाचलम, शेषाचलम, ठीक है। ये हमारा हो गया शेषाचलम। यहीं पे हमारा आएंगे जो हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल वाला, जो इसका तीनों का कटान बिंदु है, यहाँ पे हमारा है नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी। देखिए जो हमारा है ये भारत का सबसे पहला, मतलब जो भारत में सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था, तो इसी को बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1986 यानी 1986 में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1986, और आप लोग इसको समझिएगा पहला है ना, पहला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला, इसी को पहली बार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया था कि ये हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होगा। ये कहाँ पे स्थित है, तो इसको आप लोग लिखना चाहे तो कर्नाटक प्लस तमिलनाडु प्लस हमारा हो जाएगा केरल, ठीक है। और ये जो हमारा अगस्त्य मलाई है ये केवल तमिलनाडु में है, और जो ये हमारा शेषाचलम है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पे हमारे कितने हो गए, अगस्त्य मलाई, नीलगिरी, शेषाचलम, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक पड़ेगा, ये हमारा जो है सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल। ये हमारा किस वाले क्षेत्र में, कौन सा वाले क्षेत्र, मतलब किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा पड़ेगा उड़ीसा वाले क्षेत्र में, उड़ीसा, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमारा है पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा सुंदरवन, सुंदरवन। सुंदरवन में हमारा कौन सा है, मतलब किस राज्य में स्थित है,
तो सुंदरवन स्थित है पश्चिम बंगाल, यही हम लोग ले लेते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हमारा हो गया पश्चिम बंगाल। फिर हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमारा मेघालय वाला क्षेत्र है, ये थोड़ा सा, ये मेघालय वाले क्षेत्र में यहाँ पे हमारा स्थित है नोकरेक, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं ना नोकरेक। नोकरेक कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। इसको आप लोग एक एक समझते चलिए ना, ये हमारा हो गया मेघालय वाले क्षेत्र में। फिर हम और ऊपर आते हैं तो इस मार्कर से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं तो ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश हमारा पड़ता है दिहांग दिवांग, दिहांग दिवांग। दिहांग दिवांग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसको आप लोग लिखते चलेंगे, फिर हम आपको फिर से रिवाइज करा देंगे। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। देखिए कितने हो गए, देखिए एक हो गया हमारा अगस्त्यमलाई, फिर नीलगिरी, शेषाचलम, सिमलीपाल, सुंदरवन, नोकरेक और यहाँ पे दिहांग दिवांग। फिर हम इसी असम वाले रीजन देखेंगे, तो असम वाले रीजन पे यहाँ पे हमारा है डिब्रू सिखोया, डिब्रू सिखोया। ठीक है, ये देखिए डिब्रू सिखोया जो है, ये भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा, ये भारत का सबसे छोटा हो जाएगा, इसका कहाँ पे है? असम में है। तो ये भारत का सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, यही पे हमारा एक पड़ जाएगा, ये असम वाले रीजन में ही मानस, यहाँ पर हम लिखते हैं मानस, मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए ये डिब्रू सिखोया और मानस दोनों कहाँ पे है? असम में है। और ये देखिए जो डिब्रू सिखोया है, ये भारत में जितने भी 18 जैवमंडल क्षेत्र हैं, तो 18 में से सबसे छोटा कौन सा है? तो डिब्रू सिखोया। ठीक है, उसका हमारा इतना हो गया। फिर हम आएंगे यहाँ पे, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है ये हमारा है सिक्किम, तो सिक्किम में एक हमारा है कंचनजंगा, आप लोग नाम सुनेंगे इसका, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा है सिक्किम में। आप लोग इसको बारी बारी से नोट करते हुए चलेंगे, और ये हम लोग को आपको इतना बता दिए कि कितने हो गए। देखिए गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक हमारा नीचे अगर आप लोग और देखना चाहें तो यहाँ पे हमारा एक पड़ता है, यहाँ हमारा पड़ेगा मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर लिखते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ये भी एक हमारा है, ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये हमारा हो गया तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी। तो हमारे हो गए अभी तक 11। फिर हम लोग इधर आते हैं, तो ऊपर वाले रीजन में आएंगे तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में स्थित है हमारा एक, यहाँ पे हमारा पड़ेगा शीत मरुस्थल या ये कोल्ड डेजर्ट, इसको हम लोग लिखते हैं शीत मरुस्थल। यहाँ पर हम लिखेंगे शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल। ठीक है, या इसी को बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। कहाँ कौन हुआ? शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। फिर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पे हम आएंगे अब, तो ये वाला जो हमारा रीजन है, यहाँ पे हमारा एक पड़ता है कच्छ का रण, यहाँ पे हमारा पड़ेगा कच्छ का रण। ये कच्छ का रण कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, देखिए अभी तक हमारे कितने हो गए, देखिए एक साइड से गए ऐसे ऐसे करके, फिर इधर से इधर आ गया ना, अभी बीच का बाकी है। ठीक है, बीच में बताएंगे 3 4 बीच में। अभी देखिए हमारा कितने हो गए होंगे, देखिए यहाँ चालू करिए नीचे से, तो ये वाला जो हमारा है, ये हमारा है अगस्त्यमलाई, फिर उसके ऊपर है मन्नार की खाड़ी, फिर यहाँ पे हमारा है नीलगिरी, यहाँ पे है शेषाचलम, ये हमारा है सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। फिर हमारा सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। फिर ऊपर जाएंगे तो नोकरेक, नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। फिर यहाँ पे आएंगे मानस, मानस कहाँ स्थित है? असम में। डिब्रू सिखोया, डिब्रू सिखोया कहाँ स्थित है? ये असम में। डिब्रू सिखोया जो है वो भारत का सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। उसके ऊपर आएंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमारा है दिहांग दिवांग, ये दिहांग दिवांग कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह सिक्किम, सिक्किम हमारा स्थित है कंचनजंगा। फिर इधर चले आएंगे तो यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा शीत मरुस्थल कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। देखिए यहाँ पे जो हमारा उत्तराखंड वाला स्थित है, उत्तराखंड में हमारा एक है नंदा देवी, यहाँ पे हम लिखते हैं नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है? तो यूके में, यानी उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक पड़ गया नंदा देवी। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पे हो गया नंदा देवी। फिर यहाँ पे हो गया हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल, हिमाचल प्रदेश में। गुजरात वाले रीजन में हमारा कौन सा है? कच्छ का रण जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अभी तक इतने हुए, तो अब हम लोग आते हैं बीच वाले भाग में। ठीक है, बीच वाले भाग में हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा ये छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला रीजन है, यहाँ पे हमारा पड़ता है अमरकंटक। ये इसको पूरा नाम लिखिए ना, अचानक मार अमरकंटक, इसका नाम है अचानक
मार, अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, इसका देखिए पूरा नाम क्या है, अचानक मार अमरकंटक। कहां पे स्थित है, तो ये हमारा है झारखंड वाला रीजन में। ठीक है, झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित, इसको आप लोग लिख सकते हैं झारखंड प्लस मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर हम मध्य प्रदेश में दो तीन मध्य प्रदेश में उसको बताते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक हमारा यहाँ पड़ता है, यहाँ पर हम लिखते हैं ना पंचमढ़ी, यहाँ पर हम लिख देते हैं पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा हो गया पंचमढ़ी। और हम लोग देखना चाहें तो यहीं पे हमारा पड़ता है पन्ना, पन्ना जो कि भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नवीनतम मतलब ये 2011 में बनाया गया था और सब इसके पहले बने थे। ये हमारा हो गया यहाँ पे पन्ना, पन्ना। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं नवीनतम, नवीनतम। ये कब बना था, तो ये हमारा बना था 2011 में। ठीक है, देखिए नाम तो लगभग हो गए होंगे, नाम देखिए गिनती करिए यहाँ से। तो अगस्त्यमलाई 1, ये मन्नार की खाड़ी 2, नीलगिरी 3, शेषाचलम 4, सिमलीपाल 5, सुंदरवन 6, नोकरेक 7, मानस 8, डिब्रू सुखिया 9, ध्यान दिवांग 10, कंचनजंगा 11, नंदा देवी 12, शीतमरु स्थल 13, कच्छ का रण 14, पंचमढ़ी 15 और ये पन्ना 16। देखिए एक हमारा यहाँ बचा है, जो ये हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, जो ये वाला हमारा रीजन है इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार में। तो वहां पे हमारा है एक ग्रेट निकोबार। ठीक है, वहां पे हमारा पड़ता है ग्रेट निकोबार। इधर तो जगह नहीं बचा तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं। देखिए मान लीजिए ये अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो ये वाला क्षेत्र है हमारा, यहाँ वाला क्षेत्र है, तो इसको यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ लिख देते हैं। तो अंडमान निकोबार मान लीजिए ये यहाँ के द्वीप है ऐसे छोटे छोटे, तो इसी द्वीप में एक हमारा स्थित है यहाँ पे ग्रेट निकोबार, इसको हम लोग लिखते हैं ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में हमारा कौन सा स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित हमारा ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमारे कितने हो गए, तो एक बार फिर से गिनती करिए ना, देखिए कितने हो गए होंगे। तो देखिए हम लोग गिनती करते हैं, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, और एक हमारा ये वाला हो गया 17। ठीक, देखिए 18वां हमारा कौन सा है, तो 18वां हमारा है अचानक मार अमरकंटक में। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा पर स्थित है। तो हमारे कितने हो गए टोटल 18। ठीक है, अगर इसमें हम लोग देखना चाहें कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले कौन बनाया गया था, सबसे लास्ट में कौन बनाया गया, तो इसका कारण देखिए। तो अगर सबसे छोटा हम लोग देखना चाहें तो डिब्रू सिखोया है। डिब्रू सिखोया भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, और हम लोग अगर सबसे बड़ा देखना चाहें तो जो हमारा ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे कि सबसे पहले कौन बनाया गया था, तो सबसे पहले हमारा बनाया गया था नीलगिरी। कब बनाया गया था, तो 1986 में। ये भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। ठीक है, उसका हम लोग देखेंगे सबसे नवीनतम कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में जो हमारा पन्ना है ये सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो हमारे हो गए इतने। तो ये हमारा हो गया अंडमान में ग्रेट निकोबार, और हम सब गिनती करेंगे तो हमारे 18 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वीडियो, ये यहीं तक रहेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।